बाल विकास अनुप्रति ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मोहम्मद तुगलक को। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के पश्चात सियासत के लिए अमीरों और उसके परिवार वालों में संघर्ष बढ़ गया और उस समय मोहम्मद तुगलक के चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सियासत पर बैठते हैं। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बहुत सारे अलग अलग कार्य किए गए थे। कुछ कार्य बुरे हैं, कुछ कार्य अच्छे हैं, उन्हीं पर अपने करते हैं चर्चा। नंबर एक बात, सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था वंशानुगत। इसका मीन्स यह है कि जो सेना थी उन सेना में प्रतियोगी परीक्षा अथवा शारीरिक परीक्षा की बजाय अब उसे क्या कर दिया गया, वंशानुगत कर दिया। मतलब अगर आपके पिताजी या फैमिली में कोई फिरोज शाह की सेना में हो तो उसके संतान को बिना कोई परीक्षा दिए या बिना कोई शारीरिक मापदंड पूरे करे बिना उसे सेना में अवसर मिलेगा। तो इससे हुआ क्या, इससे कई सैनिक बिल्कुल निकम्मे या कमजोर या दुर्बल थे, वो भी सेना में शामिल हो गए। इसके अलावा इसने 5 शहरों की या नगरों की स्थापना की थी। 5 नगरों की स्थापना। पहला फिरोजा, दूसरा फिरोजपुर, तीसरा फिरोजाबाद, चौथा जौनपुर और 5वां हांसी। याद नहीं रहे तो ट्रिक है इसकी, F3JH, F3JH या HJ कर सकते हैं आप। नंबर 3 बात, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान नाम से आपको ध्यान पड़ रहा होगा, दीवान ए बंदगान। इसका मीन्स यहां यह है कि फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 1,80,000 गुलामों की संख्या थी। 1,80,000। आश्चर्य की बात यह है कि इतने गुलामों का इनके द्वारा अलग अलग कार्यों में यूज किया गया था। तो आप सोचिए, इनसे पहले किसी भी राजा ने अपने पास इतने गुलाम नहीं रखे, तो इतने ज्यादा गुलाम हो गए थे, तो इन सबको क्या क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, इन सब की देखरेख के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया था। एक अलग से विभाग की स्थापना की गई थी। उस विभाग का नाम क्या था, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान, इसे आप दासों का विभाग बोल सकते हैं। दासों का विभाग बोल सकते हैं। नंबर 4, हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था कि सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के थे, उन्होंने जगह जगह शिलालेख और अभिलेखों की स्थापना की थी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो उन्हीं में से टोपरा के शिलालेख। एक बात ध्यान रखना भाई कि फिरोज शाह तुगलक से पहले कोई भी शिलालेख दिल्ली में नहीं लाया था।
परंतु फिरोज शाह ने क्या किया, टोपरा के शिलालेख और मेरठ के शिलालेख, मेरठ के शिलालेख, फिर से आपको याद करवा दूं कि ये शिलालेख अशोक के द्वारा स्थापित किए गए थे। इनको कहां लाया, दिल्ली लेकर आ गया, इन्हें दिल्ली में स्थापित करवाया। एक बात ध्यान रखना कि इसने दिल्ली में इन शिलालेखों को स्थापित तो करवा दिया, परंतु इन लेखों को कोई भी पढ़ नहीं पाया। तो आपके मन में सवाल आता है कि सबसे पहले इन शिलालेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था, सबसे पहले इन शिलालेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो इसका जवाब है जेम्स प्रिंसर, जेम्स प्रिंसर सर्वप्रथम इसी के द्वारा पढ़ा गया। एक बात ध्यान रखना कि जेम्स प्रिंसर उस समय नहीं था, ये भारत में अंग्रेजों की आगमन के पश्चात आया था। इसके अलावा हम देखें कि इसने हांसी व सिरसा, ये दो नगर हैं, वर्तमान में ये नगर हरियाणा राज्य में आते हैं। हांसी और सिरसा में जल की कमी थी, और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि हांसी नगर की स्थापना फिरोज शाह के द्वारा ही की गई थी। तो हांसी और सिरसा में पानी की कमी दूर करने के लिए, अब आप सोच रहे होंगे कि पानी की कमी दूर कैसे होगी, तो आप जानते हैं वर्तमान के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर भी और कई अन्य राज्यों में नहरें बनाई गई है, तो यहां भी नहरें बनाई गई। और आप जानते हैं नहरों के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई पास में नदी की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखना, हांसी के पास की नदी, उसका नाम था सतलुज नदी, और यहां की नदी कौन सी, यमुना नदी, यमुना नदी, सतलुज और यमुना। इससे जो नहर निकाली गई उसका नाम था दीपालपुर नहर, दीपालपुर नहर, और यहां से उसका नाम था सिरमौर, सिरमौर नहर। सिरमौर और दीपालपुर नहर, ये दो थी नहरें जो सिरसा और हांसी के पानी की कमी को दूर करने के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा और भी बहुत हैं कि फिरोज शाह के द्वारा दोबारा से जजिया कर की, जजिया कर आपको याद दिला दूं कि उस जमाने में जब हिंदू लोग कोई धार्मिक यात्रा किया करते थे तो उन्हें पहले एक टैक्स या कर देना पड़ता था। तो उसने क्या किया, इसने उस कर को दोबारा लागू कर दिया। इसके अलावा शिया समुदाय, ध्यान रखना कि मुसलमानों में दो समुदाय, शिया और सुन्नी, इसने शिया समुदाय पर बहुत अत्याचार भी किए थे। तो अभी तक आपने फिरोज शाह तुगलक को पढ़ा है, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखें कि इसने अंगूरों और खरबूजों की खेती, खरबूजों की खेती आरंभ की, अंगूरों की और खरबूजों की खेती आरंभ की। दिल्ली में सबसे पहले अंगूरों और खरबूजों की खेती आरंभ करने वाला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। अब क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है और आता है राजा नसरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। ध्यान रखना कि महमूद के समय इंडिया में आक्रमण होता है तैमूर का। तैमूर आप जानते हो, एक लुटेरा मान सकते हैं आपसे, उसका एक काम था कि अलग अलग इलाकों पर हमला करना और वहां की धन संपदा लूटना। तो उसने क्या किया, उसने हमला किया दिल्ली पर, और उसने कौन था, महमूद था। तो आप इसे तुगलक वंश का अंतिम शासक मान सकते हैं।
तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। तैमूर ने हमला किया और उसमें वह क्या, महमूद मारा गया और तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब आप भाई ध्यान रखना बात को कि तैमूर दिल्ली पर राज नहीं करेगा। तैमूर ने हमला किया है, धन ले लिया और चला जाएगा, परंतु उसने क्या किया, जाते जाते अपना एक प्रतिनिधि, मतलब मेरे नाम से वहां पर वो शासन करेगा, उसने क्या किया, एक था व्यक्ति, कौन था, खिजर खान। कौन था? खिजर खान। खिजर खान को तैमूर ने दिल्ली में अपना प्रतिनिधि बना दिया। तैमूर का प्रतिनिधि कहां पर? दिल्ली में। और इसी खिजर खान ने बाद में सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश की स्थापना की थी। एक बात ध्यान रखना कि खिजर खान ने ताउम्र कोई भी प्रकार की उपाधि या पदवी या उपनाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि ये अपने आप को तैमूर का प्रतिनिधि माना करता था। तो इसने कभी भी कोई उपाधि धारण नहीं की। तो इसी वंश में हम पढ़ेंगे अगला शासक। तो आप जानते हैं खिजर खान की मृत्यु हो चुकी थी और खिजर खान की मृत्यु के पश्चात अगला शासक आता है कौन? उसका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह। एक बात आपको मैं बताना भूल गया कि खिजर खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की थी। मुबारक शाह ने सर्वे शाह की उपाधि धारण की थी। सर्वे शाह की उपाधि धारण की थी और मुबारक शाह के जाने के पश्चात शासक आता है आलम शाह। आलम के नाम से आप समझ जाओगे ये बहुत ही आराम पसंद आदमी था। आलम शाह के दरबार में एक था व्यक्ति, उसका नाम था बहलोल लोदी। और नाम के आते आप समझ गए होंगे कि यहां पर इस वंश का एंड होने वाला है। आलम शाह किसी कारणवश दिल्ली से बाहर था, तो मौका पाकर इसने क्या किया, पूरी सेना को अपने कंट्रोल में कर लिया और आलम शाह ने पूरे परिवार को कैद करवा दिया और कईयों को मार भी दिया। जब ये जानकारी पहुंची आलम शाह के पास, उसे लगा कि अब दिल्ली जाना क्या है, व्यर्थ है। परंतु इसके मन में था, मतलब बहलोल लोदी है, इसके मन में था कि आज मैं शासक बन जाऊं तो कल को ये आलम शाह आ जाए तो मुझे अपनी गद्दी फिर छोड़नी पड़ेगी। तो इसने क्या किया, इसने इसको एक संदेश भेजा, आलम शाह दिल्ली आपका इंतजार कर रही है, जल्दी से आइए और अपना राज कार्य संभालिए। परंतु आलम शाह को पता था अगर मैं दिल्ली पहुंच गया तो मेरा क्या है, अंत निश्चित है। तो आलम शाह ने वहीं से उसका जवाब भेजा कि मुझे दिल्ली के शासन कार्य में किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मेरी जगह पर दिल्ली का राज कार्य संभाल सकते हो। तो आलम शाह ने वहां से लौटने का निश्चय नहीं किया और दिल्ली बहलोल को सौंप दी। तो इसने क्या किया, इसने लोदी वंश की स्थापना की। इसने लोदी वंश की स्थापना की। तो आप मान सकते हैं कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी। तो लोदी वंश के बारे में अपने पढ़ेंगे अगली वीडियो में। यहां अपने बहलोल लोदी के साथ ही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो जानकारी के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।